नमस्कार साथियों, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था पाकिस्तान ने क्या किया था, किस तरह से पड़ोसी देशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे कि भारत और जो इसके दो पड़ोसी देश हैं, खास करके दो ही पड़ोसी देशों की बात हो रही है, इसमें चीन और पाकिस्तान की। तो चीन ने किस नीति का पालन किया ये तो हम लोगों ने देख लिया। पाकिस्तान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हम लोगों ने बात किया था, भारत, चीन और पाक और पाक, ये जो तीन देश हैं, इन तीनों देशों की बात की जा रही है। खास करके भारत के तुलनात्मक अध्ययन की बात कही गई इस लेशन में। ये कहा गया अगर यहाँ पर केवल हम भारत की बात करें तो भारत 1947 में आज़ाद होता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी 1947 में आज़ाद होता है। ठीक है, एक दिन पहले और बाद की घटना है इन दोनों के संबंध में। भारत और पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। जब हम चीन की बात कर रहे हैं तो ये 1949 में एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को वैश्विक जो नक्शा है उस पर स्थापित किया। स्थापित करने के साथ साथ हमने यहाँ पर देखा था कि जो इनके आर्थिक विकास की नीतियां थी, आर्थिक नीतियां ये लगभग समान थी। हमने इसमें ये बात किया था कि भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, और पाकिस्तान ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है, साथ ही हमने ये भी देखा था पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उन योजनाओं को दोनों ने अडॉप्ट किया और इन तीनों में कॉमन बात ये थी कि इसने भी पंचवर्षीय योजना को अपनाया। फिर उसके बाद चीन ने किस तरह से अपनी आर्थिक नीति को बनाया और आर्थिक नीति के माध्यम से अपना किस तरह से तेजी से विकास किया, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। हम लोगों ने दो तीन बातें यहाँ पर लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात की थी। इसके संदर्भ में हमने लीप फॉरवर्ड फॉरवर्ड की हमने बात की थी और यहाँ पर हमने कम्यून की बात की थी। यहाँ जो किया गया था, जब युद्ध हुआ दोनों देशों के मध्य अर्थात रूस और चीन के मध्य, तो जो सहयोग चीन को रूस से मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। इसकी आर्थिक विकास बाधित हो गई। आर्थिक विकास बाधित होने के बाद जो कम्यून व्यवस्था थी, कम्यून व्यवस्था का सीधा सीधा सा मतलब ये था कि कम्युनिटी अर्थात जो भूमि नामक जो संसाधन है उसको कम्युनिटी को दे दिया गया और वहां पर कृषि, सामूहिक कृषि हो रही है। लेकिन बाद में आगे चल करके इसमें बदलाव किया गया और ये देखा गया कि ये नीतियां अब सही नहीं हैं। हमने बात कर लिया था कि जो वहाँ पर एक नए सिरे से रिफॉर्म किया गया और उस रिफॉर्म की बदौलत धीरे धीरे लोगों से ये कहा गया कि आपको अपने घर के पीछे उद्योग लगाना है और वहाँ पर उत्पादन करना है। ये सभी गतिविधियां आगे चल करके चीन के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुई हैं। ये बातें हम लोगों ने देख लिया था। अब चीन के बारे में हम लोगों ने जितना कुछ यहाँ पर समझना था हमने समझ लिया। फिर बात आती है भारत की। भारत के बारे में हम लोगों ने ये कहा था, सॉरी भारत को छोड़ देते हैं, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो पाकिस्तान ने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ भारत के साथ ही अपनी आर्थिक नीतियों को भारत के समान रखा था। 1950 से लेकर के 1960 के दशक में हमने बात कर लिया था कि आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाया। भारत के समान आर्थिक नीतियां यह भारत के समान थी, भारत के समान। और यहीं पर हम लोगों ने ये भी बात किया था कि यही नहीं, 1960 से लेकर के 1950 से लेकर के 60 के समय में इसने आयात प्रतिस्थापन, 60 आयात प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन की नीति अपनाया
और इसकी वजह से इसमें कई सारी समस्याएं देखने को मिली थी। बहरहाल ये नीतियां हम लोगों ने इससे संबंधित देख लिया था, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी बात किया था, यहाँ पर भी हरित क्रांति भारत की तरह ही हरित क्रांति 1965 के करीब यहाँ पर भी हरित क्रांति को अपनाया गया खाद्यान्न के क्षेत्र में। और नॉर्मन बोरलॉग का नाम यहाँ पर भी आता है। दोनों लोगों को कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के लिए इन्होंने जो अवधारणाएं दी थी और भारत और पाकिस्तान के काम आया। साथ ही साथ 1970 के दशक में हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि जो पाकिस्तान में पूंजीगत उद्योग थे उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1970 पूंजीगत उद्योग और इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ यह भी राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया था 1970 से लेकर के 80 के दशक में अराष्ट्रीयकरण, उसे इस बात का एहसास हुआ और फिर आगे चल करके अराष्ट्रीयकरण के की नीतियों को अपनाया और इसमें जो उसके आर्थिक विकास में सहयोग देने वाले देश थे वो पश्चिमी देश थे, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया। तो यहाँ पर 1970 से लेकर के 80 में अराष्ट्रीयकरण की नीति अपनाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो सहयोग इनको मिला वह पश्चिमी देश ये इनको सहयोग दिए। कैसा सहयोग दिए? तो इनको वित्तीय सहयोग दिया गया, वित्तीय सहयोग इनके तरफ से दिया गया। आप लोगों ने आईआर पढ़ा होगा या खबरों से लगातार आप परिचित रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जब पूरे विश्व में दो तरह की विचारधाराएं सबसे ज्यादा काम कर रही थी वैश्विक स्तर पर, एक को कहा गया था समाजवादी और दूसरे को कहा गया था पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है। तो एक तरफ ये विचारधारा थी जिसके समर्थक पश्चिमी देश थे, अमेरिका इनको लीड कर रहा था। यहां पर यूएसएसआर था, तो ये ध्यान रखना है कि अपनी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान में सबसे पहले कौन प्रवेश करता है? 1979 के आसपास यूएसएसआर अफगानिस्तान में प्रवेश करता है। कोरिलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाएं। और उसके साथ साथ जैसे ही वो प्रवेश किया उसके विस्तार को रोकने के लिए, अर्थात समाजवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने वहां पर दूसरी नीति अपनाई और पाकिस्तान के माध्यम से ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को समर्थन दिया। समर्थन इसलिए दिया गया ताकि ये यूएसएसआर को जो अफगानिस्तान है वहां से बाहर कर सके। हालांकि इसमें सफलता भी मिला, आंशिक सफलता हम कह सकते हैं यूएसए को मिला, लेकिन वहां पर परिस्थितियां खराब हो गई। पाकिस्तान इन सभी परिस्थितियों का सहारा लेते हुए, इन सभी बातों का सहारा लेते हुए लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति किया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति कैसे किया? इन देशों से, अर्थात पश्चिमी देशों से, जो पूंजीवादी देश थे, इनसे ये कहा पाकिस्तान ने कि यहाँ पर समाजवाद का विस्तार हो रहा है और इस विस्तार को ध्यान में रखते हुए वो कहा कि अगर आपने हमारी सहायता नहीं की तो फिर यहाँ पर, अर्थात पाकिस्तान में और दक्षिण एशिया में समाजवाद हावी हो जाएगा, इस विचारधारा की पैठ बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी में और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पश्चिमी देशों ने, खास करके यहाँ पर अमेरिका की बात की जाती है, यूएसए की बात की जाती है कि उसने सहायता किया, ठीक है। इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात ये आती है, यहाँ तक तो चीजें ठीक थी।
हमने जननांक स्थिति की बात की थी, जननांक संकेतकों के बारे में कहा था कि आगे हम बात करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। जननांकिकी संकेतक, ठीक है। तो जननांकिकी संकेतक क्या थे और क्यों ये महत्वपूर्ण है, इनको हमें समझना है। भारत और चीन की बात करें तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत और चीन, यहां पर आबादी की बात की जा रही है, प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति भारतीय है। और चीन के संदर्भ में बात किया जाए तो हर दूसरा व्यक्ति चीनी है। तो यहां भारत और चीन के बारे में सबसे पहले भारत प्लस चीन, भारत के संदर्भ में यह है कि हर छठा व्यक्ति, छठा या 6 में से, ऐसे 6 में से एक भारतीय है। और यहां पर चीन के संदर्भ में बात किया जाए तो हर दूसरा व्यक्ति भारतीय है, ठीक। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है और पॉपुलेशन का क्या महत्व है, ठीक है। महत्व के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पॉपुलेशन कितनी है इसके बारे में। अच्छा, चीन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि 1970 का जो दशक था, इसने लिंगानुपात में कमी का सामना किया। लिंगानुपात में दरअसल 1970 में इसने एक नीति अपनाया, और एक नीति क्या थी? 1970 की बात की जा रही है। चीन, इसने एक संतान की नीति, एक संतान की नीति का पालन किया। और जैसे ही एक संतान की नीति का पालन किया, यहां पर समस्या ये हुई कि लिंगानुपात इसका कम हो गया। और लिंगानुपात कम होने के साथ साथ और भी समस्याएं आई। यहां पर जो लिंगानुपात है, ठीक है, लिंगानुपात में कमी देखने को मिला। लिंगानुपात में कमी देखने को मिला, और जब लिंगानुपात में कमी होगी और जब बच्चे की नीति लागू किया गया, तो चीन ने आगे चल के देखा कि भैया जो हमारी आबादी है वह बूढ़ी हो रही है, और हमें जो आबादी मिलना चाहिए था, कार्यशील आबादी, वो नहीं मिल रही है। तो यहां वयोवृद्ध आबादी की बात की जाए तो वयोवृद्ध आबादी चीन में बढ़ गई। वयोवृद्ध आबादी, इसकी संख्या बढ़ गई। और जब इसकी संख्या बढ़ गई तो अभी हाल ही में चीन ने ये कहा है कि जिनके बच्चे 2 होंगे, 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया आगे चल करके, और लगातार अभी ये कह रहा है कि आप अधिक बच्चे पैदा करिए, सरकार आपकी मदद करेगी। तो ये स्थिति वहां पर देखा गया। अब तीनों देशों की जो स्थिति है, तीनों देशों की जब बात की जा रही है, तो यहां पर भारत, चीन और पाक, इन तीनों देशों की जो आबादी है और समृद्धि है, यहां पर एक बार खास करके आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं। हम समृद्धि नहीं कह रहे हैं, समृद्धि की बात कर रहे हैं। कई बार आप लोग समृद्धि शब्द जोड़ लेते हैं, समृद्धि, और ये बोल देते हैं ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, हम समृद्धि की बात कर रहे हैं, न कि समृद्धि की, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, समृद्धि है ये, न कि समृद्धि, ठीक। समृद्धि का स्तर तीनों देशों में
अब ये जो संकेतक है, इन संकेतकों को एक बार हम यहां से देख लेते हैं कि क्या संकेतक रहे हैं, कैसी स्थिति इन देशों की रही है। तो तीनों देशों के जब हम बारे में बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर तीनों देशों में क्या स्थिति रही है, इसको एक बार देखिए। भारत की बात करें तो कृषि क्षेत्र में क्या रहा है ये, साथ ही साथ चीन की बात करें इतना रहा है, पाकिस्तान इतना रहा है। ये कब से कब की बात की जा रही है, 1980 से लेकर के 90 तक की बात की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत में देखें तो 7.4% और यहां पर सेवा क्षेत्र में 6.9%। साथ ही ये चीन की बात की जाए तो चीन भारत से आगे रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में भी आगे रहा है, कृषि क्षेत्र में भी आगे रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी भारत से आगे रहा है। यहां पर देखिए, यहाँ हमारे उद्योगों की जो वृद्धि है, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि है, वो महज 7.4% है, यहाँ पर 7.7% है। ये 1980 से लेकर के 90 तक का आंकड़ा है, ठीक है। यहाँ पर सेवा क्षेत्र की बात करिए, सेवा क्षेत्र में वो थोड़ा हमसे कम रहा है। हमारी आबादी का दायरा भी तो बड़ा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब 2011 से लेकर के 2015 तक की स्थिति की बात यह है कि यहाँ पर कृषि क्षेत्र में क्या स्थिति रही है। भारत के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पर देखिए 2.3% यहाँ पर कम हुई है, और औद्योगिक क्षेत्र में फिर से यहाँ पर कम हुई है। और यहाँ पर भारत के बारे में फिर सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये बढ़ा है। चीन की बात किया जाए तो चीन का देखिए यहाँ पर कितना है, और कृषि क्षेत्र में चीन 5.9, यहाँ पर 4.1 आ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पर देखेंगे 10.8 है, यहाँ पर 8.1 देखने को मिल रहा है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में इसकी जो वृद्धि है उस समय रही थी 13.5%, यहाँ पर घट करके 8.4% हो गई है। साथ ही पाकिस्तान की बात कर लिया जाए तो कृषि क्षेत्र में यहाँ 2.7 रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में 3.4 रहा है, और यहाँ पर सेवा क्षेत्र में 4.4 रहा है। अर्थात यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति में आगे आकर के 2011 के बाद से कमी देखने को मिली है। बहरहाल जो चीन की स्थिति है, चीन की स्थिति लगभग कह सकते हैं सामान्य रही है, ठीक ठाक रही है, लेकिन यहाँ पर उसने ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की है। यहाँ पर स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत की स्थिति थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र भारत का पीछे चला गया, सेवा क्षेत्र में स्थिति सुधरी है। और यही अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात कर लिया था कि भारत में सेवा क्षेत्र में रोजगार और अन्य जो संभावनाएं हैं, जीडीपी में योगदान की बात करें तो जीडीपी में योगदान और रोजगार का हिस्सा ज्यादा रहा है। हमारा ये कह सकते हैं कि कृषि पर निर्भरता कम जरूर हुई है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र जो उसकी पूर्ति कर सकता था वो नहीं कर पाया। बहरहाल इन बातों को देखने के साथ साथ अब एक बात ये भी समझना जरूरी है कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कृषि भूमि की बात की जाए तो जो चीन है कुल भूभाग का लगभग 10% है। कुल भूभाग का, चीन के भूभाग का जो वहां पर कृषि भूमि है वो टोटल 10% है। चीन की कृषि भूभाग भारत के कृषि भूभाग का अगर देखा जाए तो उसका आंकड़ा 40% के आसपास आता है, ठीक है। तो इन आंकड़ों को भी देखना हमारे लिए जरूरी है। अब उन आंकड़ों को एक बार देख लेते हैं। ये तो बात आप लोगों ने समझ लिया। 2016 से लेकर के 17 के कुछ चुनिंदा संकेतक क्या बताते हैं। यहाँ पर मानव विकास के संदर्भ में बात की जा रही है कि मानव विकास का क्या रहा है। तो मानव विकास को अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, मानव विकास को अभी देखेंगे। फिलहाल इससे पहले का एक और जो सारणी है उस सारणी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह 2015 से लेकर के 17 में सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत में शेयर बताया गया है कि कितना है। यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र में, और ये किसकी बात की जा रही है, भारत की बात की जा रही है। कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में रहा है उसको बता रहा है। यहाँ 17% रहा है, 2015 से लेकर के 17 तक की बात की जा रही है। चीन के योगदान की बात करें तो यह 9% रहा है, अर्थात कम रहा है। पाकिस्तान का 21% रहा है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो 53% रहा है जीडीपी में योगदान। यहाँ पर
कितना रहा है 48%। अर्थात भारत के मुकाबले आप तुलनात्मक अध्ययन कर पा रहे होंगे कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान चीन की जीडीपी में ज्यादा है, सेवा क्षेत्र का योगदान कम है, जो कृषि क्षेत्र है उसका भी योगदान कम है। वहीं भारत की स्थिति देखिए, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता और भारत में जीडीपी की बात करें, जीडीपी में योगदान के 17%, औद्योगिक क्षेत्र का 30% और सेवा क्षेत्र का 53%। यहाँ पर देखिए चीन के बारे में कहा जा रहा है वो आंकड़ा, और यहाँ पर देखा गया कि भारत से अधिक रहा है पाकिस्तान में, जो जीडीपी के मामले में बात की जा रही है कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो ये भारत से भी ज्यादा है, 1% ज्यादा है। ठीक है, इसी के साथ साथ कार्यबल का वितरण, अर्थात कहां कहां पर कितने कार्यबल नियोजित थे या कितने कार्यबल वहां पर सेवाएं दे रहे थे, तो यहां पर देखिए ये बता रहा है भारत में, और कब की बात कर रहा है, ये भी इसी वर्ष की बात कर रहा है, 2015 से लेकर के 17 तक की ही बात कर रहा है। भारत का कार्यबल में योगदान यहां पर कितना 42.7%। चीन की बात करें तो 17 दशमलव कितना रहा है। कृषि क्षेत्र में जो कार्यबल संलग्न है वो 42% रहा है भारत के संदर्भ में। यहां पर जब आप बात कर रहे हैं चीन के संदर्भ में, तो चीन में कितना रहा है, देखिए 17.5% रहा है। ये आंकड़े आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है अच्छा, इसी के साथ साथ फिर यहां पर देखिए पाकिस्तान का कितना कार्यबल रहा है, तो कृषि क्षेत्र पर इसकी निर्भरता 42% है। तो भारत और पाकिस्तान लगभग इसमें बराबर हैं। अब यहां पर सेवा उद्योगों की बात कर लें तो भारत का कितना कार्यबल इसमें नियोजित है, तो 23.8%। ये 2000 बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2015 से लेकर के 17 के आंकड़े हैं। ठीक है, साथ ही यहां पर चीन को देख लीजिए, 26.5% है। उद्योगों में कितने लोग लगे हुए हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में 26.5% लोग लगे हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि उद्योगों में कितने लोग लगे हुए थे, इनफैक्ट तो 3.7%। इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कार्यबल का वितरण 33.5% सेवा क्षेत्र में। ठीक है, इसके साथ साथ चीन की बात करें तो सेवा क्षेत्र में इनका कितना कार्यबल लगा हुआ है, तो 56%। भारत से ज्यादा है पाकिस्तान का, रहा है 54.3%। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम भले ही सेखी बघार लें या कुछ भी कह लें, लेकिन कुछ मामलों में पाकिस्तान को हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम कह रहे हैं हमारा जो क्षेत्रफल भी अधिक है पाकिस्तान से, और जनसंख्या भी अधिक है। अब उत्तर प्रदेश के बराबर या पाकिस्तान की जनसंख्या के बराबर अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, आप समझ रहे हैं, बाकी स्टेट तो अभी छोड़ दीजिए। तो इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात आती है यहीं पर कि ये तो हम लोगों ने समझ लिया, देख लिया। अब मानव विकास के मोर्चे पर क्या स्थिति रही है, तो जीवीए, जीडीपी की बात कर ली, जीवीए हम समझेंगे आगे चल करके। अब यहाँ पर जो अगली बात है, विकास नीतियां कैसे रही हैं, और विकास नीतियों का मूल्यांकन एक बार कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों देशों की विकास नीतियों का मूल्यांकन, तीनों देशों के विकास नीतियों का मूल्यांकन। ठीक है, किसकी विकास नीतियों का, तो इन तीनों देशों के बारे में बात किया जा रहा है, तीनों देशों का। तो जो विकास नीति रही है, चीन जो सुधार किया, याद करिए हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, जो सुधार चीन ने किया वो क्या बाह्य प्रेरित सुधार थे। दो तरह के सुधार होते हैं, सुधार दो तरह के, एक तो बाह्य प्रेरित सुधार होता है, और एक होता है आंतरिक
प्रेरित सुधार। ठीक है, दो तरह के सुधार हैं। भारत में कैसा था अभी इसको समझ लेंगे, जब मैं बताऊंगा तो आप लोग खुद ही इसको देख करके समझ जाएंगे। चीन ने क्या किया 1978 में, ठीक है, चीन ने सुधार किया। पाकिस्तान ने सुधार किया 1988 में। और भारत ने कब किया, यहां पर भारत, चीन, या क्रम से चलते हैं यहां पर चीन, पाक और भारत, इनकी बात कर लेते हैं। चीन ने कब किया था 1978 में रिफॉर्म किया, 1978 में। ठीक है, पाकिस्तान ने कब किया 1988 में। और भारत ने कब किया था 1991 में, जिसे नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक सुधार भी कहा जाता है, आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे एलपीजी रिफॉर्म भी कहा जाता है, रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें इससे संबंधित है। बहरहाल हम तीनों देशों को देख लिए। जो चीन ने किया था आंतरिक प्रेरित सुधार था। ठीक है, ये खुद करना चाह रहा था क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, हमने ये बात कर लिया था, एक अकाल पड़ा, अकाल की वजह से बहुत से लोग मारे गए और उसको लगा कि जिस नीति का पालन हम कर रहे हैं वो कारगर सिद्ध नहीं हो रही है, तो अर्थव्यवस्था में सुधार किया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को उसने अडॉप्ट किया। उस समय काफी हद तक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया, आगे बढ़ा और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार ग्रोथ दर्ज करने लगी। पाकिस्तान के संदर्भ में हमने बात किया कि पाकिस्तान का जो सुधार था, ठीक है, पाकिस्तान, यहां पर भी आईएमएफ जो इसको सुधार करना पड़ा और अभी भी जो सुधार कर रहा है, ये अपने मन से नहीं किया और ना ही अपने मन से ये अभी भी कर रहा है। इसने देखा कि अब हम सुधार नहीं करेंगे तो मामला खराब हो सकता है, तब जाकर के पाकिस्तान ने सुधार किया। आज भी उसकी स्थिति लगभग वही है। आईएमएफ से लोन की बात लगातार, और ये लगातार चर्चा हो रही है कि कैसे उसको चुकाएगा, नहीं चुकाएगा अगर सुधार नहीं करेगा। सुधार करेगा तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी क्योंकि टैक्स का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और कम टैक्स अधिक लोगों से लेगा तो विरोध भी होगा, वहां पर लोगों पर दबाव भी बढ़ेगा, मुद्रास्फीति भी आएगी, और उन सभी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा, राजनीतिक अस्थिरता भी है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये था कि आईएमएफ के दबाव में किया गया था ये सुधार, दबाव में। ठीक है, भारत की बात करिए, हमने क्यों किया था, तो हमारे पास सुधार बीओपी का संकट था। बीओपी के साथ साथ हमने ये देखा था कि जिस नीति को हमने अपनाया था विकास बाधित हो रहा था, विकास बाधित हो रहा था हमारा। इस वजह से हमने किया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जो 1956 की हमारी नीति थी, इस नीति की बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ होना चाहिए था, सार्वजनिक क्षेत्र जो घाटे में चल रहे थे उन्हें प्रॉफिटेबल होना चाहिए था, वो नहीं हो पाए थे। तो भारत में भी जो सुधार किया गया था यह आईएमएफ प्रेरित सुधार था, आईएमएफ के दबाव में सुधार किया गया था, तो ये बाह्य प्रेरित था। ये बातें समझ में आ गई क्यों सुधार किया जा रहा है। कि भैया आईएमएफ ने कहा, अगर याद होगा तो इसी क्लास के एनसीईआरटी में हमने दूसरे लेसन में ही बात कर लिया था, जिसे एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
तो सारी बातें यहीं पर आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि चीन कैसे सुधार किया, पाकिस्तान क्यों सुधार किया और कैसे किया, भारत क्यों सुधार किया और कैसे किया। भारत ने अपनी जो अर्थव्यवस्था में 2 तरह का सुधार किया, एक तात्कालिक सुधार और एक दीर्घकालिक सुधार। जो दीर्घकालिक सुधार आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संरचना में ही परिवर्तन कर दिया गया, हमारी आर्थिक संरचना में परिवर्तन कर दिया गया और आर्थिक संरचना में जो परिवर्तन किया गया उसका प्रभाव आज भी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। जब हमने उदारीकरण की बात की थी तो हमने ये कहा था नियमों को उदार बनाया गया था ताकि निजी क्षेत्र को वहां पर प्रवेश दिया जा सके, जिसमें 1956 की लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत निजी क्षेत्र प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अब उसे इसके माध्यम से अर्थात सरकारी नीतियों को उदार कर दिया गया और उदार करने के बाद फिर उन्हें प्रवेश दिया गया। तो एक तो ये बात थी। निजीकरण किया गया, निजीकरण में भी हम लोगों ने बात कर लिया था और वैश्वीकरण भी हमने किया था। वैश्वीकरण क्यों किया था, कैसे किया था, क्या किया था, सारी बातें हमने पढ़ ली है। तो यहाँ दोनों देशों के संबंध में जो बातें हैं, इनको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं चीन की बात आईएमएफ की बाध्यता नहीं थी, लेकिन जो सुधार किया गया था चीन के संदर्भ में, आप ये भी बात याद रखेंगे कि माओवादी दृष्टिकोण की विफलता देखते हुए सुधार किया गया, ठीक है। तो चलिए इन बातों को समझने के साथ साथ अब जो हमारा यहाँ पर जो इसमें दिया गया है एक चार्ट, उसको चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, मानव विकास के संकेतकों की बात करें तो मानव विकास की स्थिति क्या रही है दोनों देशों की। तो मानव विकास सूचकांक मूल्य के असर पर देखा जाए तो भारत में ये रहा है। ये कब से 2016 और 17 की बात की जा रही है, चीन में ये रहा है, पाकिस्तान में ये रहा है। यहाँ पर रैंकिंग की बात करें एचडीआई के आधार पर भारत की रैंकिंग रही है 130, चीन की रही है 86 और यहाँ पर पाकिस्तान की 150। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भारत में क्या रहा है, जो उम्र बताया गया है जन्म के समय, जब बच्चा पैदा होता है तो उसी समय ये देखा जाता है कि बच्चा कितना स्वस्थ है और उसकी स्वस्थ अवस्था के आधार पर निर्धारित किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि वह कितने वर्ष जिएगा। तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा 68.8%। चीन की क्या स्थिति थी उस समय अर्थात 16-17 में, तो यहाँ पर देखिए 76.4%। पाकिस्तान में भारत और चीन से दोनों से कम है। विद्यालय में औसत वर्ष की बात करें कि कितने वर्ष लगातार बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आयु वर्ग के 15 और उससे ऊपर की बात की जा रही है। यहाँ पर 6.4, यहाँ पर 7.8 और यहाँ पर ज्यादा है, अर्थात पाकिस्तान में भारत से ज्यादा बताया गया। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो यह पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। अमेरिकी डॉलर की बात की जा रही है, कितना है तो 6,427 रुपए। यहाँ पर कितना है 15,309 रुपए। यहाँ पर कितना है 5,035 बताया गया है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत अगर देखा जाए जो एक दिन कितना तो 3.20 डॉलर कमा पाते हैं, उनके बाद कितने लोग हैं 60.4%। यहाँ पर 23.5%। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में भारत से कम है। शिशु मृत्यु दर की बात करें अर्थात 1,000 बच्चे जीवित हुए, जन्म लिए और उनमें से ये कहा जा रहा है कि अपने पहले जन्म से पहले कितने बच्चे उसमें से मर गए। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर का मतलब यह है कि 1,000 जो जीवित बच्चे जन्म लिए उसमें से 1 वर्ष के अंदर कितने बच्चे मर गए, उनको कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। तो यहाँ पर देखिए इस 2011 के अनुसार ये 34.6 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बताया जा रहा है चीन में 8.5 है, पाकिस्तान में 64.2। मातृत्व मृत्यु दर अर्थात उस समय 1 लाख जन्मों के अनुमान के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 174 माताएं, ठीक है, उनका देहांत हो गया। यहाँ पर 27 बताया जा रहा है, कहाँ पर चीन में। सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति रही है। जनसंख्या में सुधार और स्वच्छता की बात करें उनका उपयोग तो 44.2 रहा है, यहाँ पर 75 रहा है, यहाँ पर 58 रहा है, 58.3।
सुधार हुआ पीने के पानी के स्रोत के अस्थायी एक्सेस के संदर्भ में जनसंख्या के साथ, तो यहाँ पर 94, यहाँ पर 96 और यहाँ पर 91 है। कुपोषण के शिकार बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर देखिए भारत में 37.9%, यहाँ पर 8.1 और पाकिस्तान में ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है। दरअसल इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जब आप तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं, तो उसे देखना और समझना जरूरी है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहीं पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो निष्कर्ष में क्या क्या बातें कही गई हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अब बात आती है निष्कर्ष की, ठीक है। तो निष्कर्ष ये कहता है कि अपने पड़ोसी देशों के विकास अनुभव से हमें क्या सीख मिलती है। भारत, पाकिस्तान और चीन की 5 दशकों से भी अधिक लंबे विकास यात्रा रही है और उनको अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में तीनों का ही विकास स्तर निम्न था और यहाँ पर कहा जा रहा है पिछले 3 दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर अलग अलग रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण रहा है। अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। भारत के अनेक भागों में आधिकारिक संरचना का अभाव है, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ जनसंख्या का रहन सहन का स्तर क्या है। उठाने की जो आवश्यकता थी, अर्थात हम अपनी जनसंख्या के या जो आबादी है उसके रहन सहन को हम ऊपर उठा सकते थे, उसमें हमने क्या किया, विद्वानों का मत क्या है इसको देख लेते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता और प्रेषणों के साथ साथ विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और कृषि क्षेत्र का अस्थिर निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट का कारण रहा है। इन्हें सुधार करना चाहिए था, ये सुधार इन्होंने नहीं किया। नए क्षेत्रकों की खोज इन्होंने नहीं की और ना ही इन्होंने कहीं निवेश के लिए अपनी आबादी को या निवेश को प्रोत्साहित किया। कोई भी देश जब विकास कर रहा है तो विकास के साथ साथ उसे ये देखना होता है कि निवेश के नए क्षेत्रों की खोज करे और उस क्षेत्र में निवेश करके अपने आबादी को रोजगार दे। इनके पास पैसा आ रहा था, पाकिस्तान की बात करें, पैसा आ रहा था और मस्त ये जीवन जी रहे थे, लेकिन इन्होंने विकास के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया और उसका परिणाम ये रहा कि ये आर्थिक विकास और कई मोर्चों पर विफल साबित हुए। साथ ही साथ पिछले 3 वर्षों में कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक सकारात्मक उच्च विकास दर्ज दर्शा रहे हैं, जो आर्थिक पुनरुत्थान को सूचित कर रहे हैं। चीन की में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव है। अब यहाँ पर देखिए तीनों के शासन प्रणाली में क्या अंतर है। हालांकि जब पाकिस्तान स्वतंत्र एक देश बना उस समय भी उसने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया, एडॉप्ट किया, लेकिन वहां पर धर्म की प्रधानता है। धर्म की प्रधानता के साथ साथ हमने ये भी देखा कि लगभग 3 दशक ऐसा बीता है, जितने वर्ष भारत की स्वतंत्रता के हो गए उतने ही वर्ष पाकिस्तान की स्वतंत्रता के हो गए। लेकिन बात यह है कि जब पाकिस्तान की बात आती है तो वहां पर बीच बीच में तानाशाही शासन रहा है, सैन्य शासन रहा है, तख्तापलट की स्थितियां देखी गई हैं। तो अगर टोटल को हम मान लें भारत और पाकिस्तान दोनों को, तो ये जो हमारा गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस था वो 76वां था। कुछ कुछ स्रोतों में इसे 77वां भी बताया गया है। फिलहाल अगर इतने वर्ष भारत के लिए मान लिया जाए, जो भी आप मान लें, पीआईबी में 76वां दिया गया है, ठीक है, पीआईबी में 76वां दिया गया है। अब पाकिस्तान की बात करें तो इसमें से 3 दशक यानी कि 30 वर्ष तो वो सैन्य शासन के अधीन रहा है, अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी थी। इसके साथ साथ जो राजनीतिक मूल्य थे उनका विकास नहीं हो पाया। चीन की बात करें तो चीन में तानाशाही है, एक दलीय व्यवस्था है, आप ऐसे कह लीजिए। यहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव तथा मानव अधिकारों के बारे में भी कहा जा रहा है। मानव अधिकारों का, ठीक है, अधिकारों पर उसके निहितार्थ चिंता के मूल विषय हैं। फिर भी अंतिम 3 दशकों में से इसने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोए बिना बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया तथा निर्धनता निवारण के साथ साथ समृद्धि के स्तर को बढ़ाने में सफल रहा। किसके बारे में बात की जा रही है? चीन के बारे में।
इन सभी बातों के अलावा आप यह भी कहा जा रहा है कि आप यह भी देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का प्रयास हो रहा है, वहां चीन बाजार व्यवस्था का उपयोग अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सुअवसरों के सर्जन के लिए कर रहा है। ठीक है, हम विनिवेश की बात कर रहे थे, यहां पर वही तो कहा गया है कि निजीकरण भी कर रहा है। उपक्रमों का निजीकरण भारत में भी किया जा रहा है। भारत में हर वर्ष जब बजट पेश होता है तो वहां पर ये निर्धारित कर लिया जाता है कि विनिवेश से कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त होगी। पाकिस्तान भी यही कर रहा है, भारत भी यही कर रहा है। चीन क्या कर रहा है? चीन विनिवेश नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? व्यवस्था का अर्थात बाजार व्यवस्था का उपयोग कर रहा है। बाजार व्यवस्था कैसे काम करती है अगले उसमें आपको पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर अतिरिक्त यहाँ पर दो बातें बता दे रहा हूं केवल, मांग और आपूर्ति पर, अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों पर काम करता है, अर्थात मांग और आपूर्ति पर काम करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सुअवसरों के सर्जन के लिए कर रहा है, सृजन के लिए कर रहा है। यहाँ पर सामुदायिक भू स्वामित्व को कायम रखते हुए और लोगों को भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर दी। साथ ही चीन में सुधारों से पूर्व ही सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराने में सरकार का जो हस्तक्षेप है वो ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के इन मोर्चों पर जो इसका सुधार है, हम बात कर रहे हैं चीन का सुधार, वो दोनों देशों से काफी बेहतर साबित हुआ है। लेकिन जब शासन प्रणाली की बात होगी, जब स्वतंत्रता की बात होगी, नागरिक अधिकारों की बात होगी, तो दोनों देशों में भारत आगे दिखाई देगा। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार शासन व्यवस्था चलाई जाती है या शासन व्यवस्था चलती है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या बातें इसमें थी। अच्छा, अब ये आपकी जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी थी वो आपकी खत्म हो गई। अब 11वीं क्लास के बाद अब 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को हम शुरू करेंगे और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी को एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरी 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी थी वो खत्म होती है। ठीक है, अब हम 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, 12वीं क्लास में दो एनसीईआरटी हैं, एक को हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक को कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोनों को अब एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारा जो अब नया शुरू हो रहा है इसमें चलिए यहां पर क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है। लेसन 1 हमारा होगा, लेसन 1 होगा, इंट्रो से हम शुरुआत करेंगे और लेसन 1 इंट्रो ही है। यहाँ इसका जो किताब का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो आप क्या देखेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है। इसमें जब हम इंट्रो की बात करेंगे तो इंट्रो में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जो एनसीईआरटी का पहला लेसन है, इस पहले लेसन का नाम ही है परिचय, ठीक है, परिचय। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ खास बातें बताई गई हैं, एक एक करके उन सभी बातों को समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। यहां पर सबसे पहले कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं कैसी होती हैं?
हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो रोजमर्रा के जीवन में हमें सुबह उठने और सोने जाते समय, या जब तक सो नहीं जाते तब तक हमें किसी न किसी वस्तु की जरूरत होती है। मोबाइल की ही जरूरत होती है। और कई बार तो ऐसा होता है, आप लोगों को भी पता होगा कि कान में मोबाइल लगाए 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 सो गए, और उधर उधर से सोना बाबू का लगातार मोबाइल चल रहा है। हेलो सो गए क्या, हेलो सो गए क्या। और पता चला कि आप इतने हारे थके हैं, इतनी आपने सर्विसेज दी हैं, इतनी सेवाएं दी हैं कि आप सो गए हैं। फिर सुबह या रात में कभी नींद खुली, अचानक से याद आया कि अरे मैं तो बात कर रहा था, मैं तो सेवाएं दे रहा था, रात्रि सेवाएं। और जैसे ही याद आया वैसे ही, और तब तक उधर से दूसरा व्यक्ति सो चुका होता है। फिर ये सिलसिला चलता है कि सॉरी और थैंक यू, ठीक है, रूठना और मनाना, ये सब सारी चीजें चलने लगती हैं। बहरहाल ये जीवन का अनावश्यक अंग है। आवश्यक भी कह लें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनावश्यक हिस्सा है। आवश्यक बुराई है जो होता ही है। बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं। हम जैसे ही क्रियाकलाप शुरू करते हैं, बेड से उठने से लेकर के और बेड पर जाने तक हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं, हमारी ज़रूरतें होती ही होती हैं। अब आप सोच लीजिए, खाने से लेकर के शिक्षा, रोजगार इत्यादि इत्यादि, लगभग सभी चीजें। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, या ये सारे कार्य हो कहां पर रहे हैं। तो इन सभी कार्यों को अगर मैं ऐसे कहूं तो कुछ इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि समाज की आवश्यकताएं असीमित हैं। आप आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं। अब आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन हमारी जरूरतें भी तो अलग अलग हैं। जो मेरी जरूरत है वो जरूरी नहीं है कि आपकी हो, लेकिन हमारी और आपकी कॉमन जरूरत हो सकती है। कॉमन जरूरत क्या हो सकती है? खाद्यान्न हो सकता है, भोजन हो सकता है। और ये बिल्कुल सही बात है, भोजन की आवश्यकता मुझे भी है, आपको भी है। तो ये क्या बता रहा है कि ये जो चीजें हैं, सबकी असीमित आवश्यकताएं तो हैं, लेकिन ये आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अलग अलग हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। अब सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होने के साथ साथ उनमें सामंजस्य बिठाना है। सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? सामंजस्य, एक ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि हमारी जो आवश्यकताएं असीमित हैं, सुबह बेड से उठने के बाद और बेड पर जाने से पहले ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मुझे जिस चीज की जरूरत है, मुझे अभी शिक्षा की जरूरत है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे शिक्षा की जरूरत नहीं हो। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसे कार की जरूरत हो, मेरी जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसे बाइक की जरूरत हो, ठीक है, मेरी जरूरत नहीं हो सकती है। अब इन जरूरतों की पूर्ति कैसे की जाए? क्या हमारे पास इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है? तो अब इन जरूरतों की पूर्ति होगी कैसे? तो होगी संसाधनों से। तो संसाधन कैसे? संसाधन यानी कि मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, अभी दो की बात करते हैं, ठीक है। हमने ये देखा जो संसाधन है भैया ये तो सीमित हैं। क्या हमारे पास भूमि असीमित है? नहीं है। पानी असीमित है? नहीं है। केवल 2% ही पृथ्वी पर पीने योग्य जल है। फिर
हमें जरूरतों को पूरा करना है। हमारे पास जो कृषि भूमि है वो भी सीमित है, लेकिन हमारी खाद्यान्न आवश्यकताएं, जो सबकी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करना है। फिर आप करेंगे क्या? अब उसके लिए कहा गया, इन सब में हमें सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? तो ये कहा गया कि भैया ये जो जरूरतें हैं इसमें हमें सामंजस्य बिठाना है। सामंजस्य बिठाना। सामंजस्य बिठाना, कैसा सामंजस्य और कैसे सामंजस्य? तो यहां पर जो हमारे पास संसाधन है, किस चीज में? तो यहां पर संसाधन और आवश्यकताएं। आवश्यकताएं, इन दोनों में हमें सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ेगी। और जब सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ेगी तो यहीं पर एक बात समझ में आती है कि भैया हम करेंगे कैसे। हमारी आवश्यकताओं की तो पूर्ति करनी है, और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, हमारे पास सीमित संसाधन है। फिर हम क्या करें? तो इसके लिए एक और बात यहां पर आई कि ठीक है, आवश्यकताएं हमारी असीमित है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी जो जरूरतें हैं उनको सीमित करता है और ये देखता है कि मेरी प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता का मतलब, मुझे बच्चे की शिक्षा पर खर्च करना है, मुझे अभी घर चाहिए, ना कि मुझे कार चाहिए। घर रहेगा तो कार की व्यवस्था बाद में कर लेंगे। तो लोगों को ये सोचना पड़ता है, अर्थात ये समाज को सोचना पड़ता है कि मुझे अभी किस चीज की जरूरत है, और उसी संदर्भ में वो निर्धारित कर लेता है, अर्थात अपनी सीमित संसाधनों का उपयोग कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है, जब ये बातें क्लियर हो गई तो हम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं? तो आवश्यकताओं की पूर्ति यहीं पर आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है? तो इसके लिए जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं उनका उत्कृष्टतम प्रयोग कर लेते हैं। सीमित संसाधन, इन सीमित संसाधनों का उत्कृष्टतम हम प्रयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उत्कृष्टतम कह लीजिए या उत्कृष्ट कह लीजिए, ये ज्यादा सही रहेगा। उत्कृष्ट प्रयोग, हम इसके माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। अब बात यहीं पर आती है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति। अब करेगा कैसे? हमारे पास संसाधन सीमित है, जैसे यहीं पर भूमि। भूमि हमारे पास सीमित है, लेकिन हमें क्या चाहिए? खाद्यान्न चाहिए। हमने क्या किया? खाद्यान्न का उत्पादन किया। हमें केवल खाद्यान्न ही थोड़ी चाहिए, और भी तो चीजें चाहिए। तो जो हमने इस भूमि पर खाद्यान्न का उत्पादन किया, उत्पादन कैसा हुआ? उत्पादन अधिशेष। अधिशेष हुआ, और जब उत्पादन अधिशेष हुआ तो जो हमारी आवश्यकता थी, मान लेते हैं 100 केजी, या ऐसे मान लेते हैं 1 क्विंटल हमें गेहूं की आवश्यकता थी,
जिसमें हम पूरे साल खा सकते हैं, इसको रख करके, और जो हमारा उत्पादन हुआ है वो 4 कुंटल हुआ है मान लेते हैं। हमने क्या किया, एक रख लिया और 3 को हमने बाजार में, ठीक है, बाजार में हमने बेच दिया, ऐसे समझ लीजिए। लिखने में समय लगेगा और समय को रिड्यूस करना है जहां पर जरूरत हो। तो बाजार में हमने बेच दिया, वहां से जो पैसा मिला, यहां इसको बेचने के बाद इसका हमने उपयोग कर लिया, किस लिए, जरूरतों की पूर्ति के लिए। और हमारी ज़रूरतें उस समय क्या थी, ये हमें देखना पड़ेगा कि इस बच्चे की शिक्षा थी, हमें कार की ज़रूरत थी, आवास की ज़रूरत थी, या कोई अन्य ज़रूरत थी। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात तो हमने समझ लिया कि इसमें भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सामान्य अर्थव्यवस्था, और सामान्य अर्थव्यवस्था में ये सारी बातें आपकी आ जाती हैं। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात आती है कि ठीक है, हमने अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया, लेकिन किसको क्या चाहिए और कैसे हम निर्धारित करें, ये समस्या हमारे सामने है। तो सबसे पहले इसके बाद हमें यह समझना होगा कि आर्थिक क्रियाएं, अब ये जो क्रियाएं हो रही हैं, ये कैसी क्रियाएं हैं, ये आर्थिक क्रियाएं ही तो हैं। एक व्यक्ति टीचर के रूप में कार्य कर रहा है, जैसे कि मैं यहां पर सेवा दे रहा हूं, मुझे इससे इनकम जनरेट हो रही है, और इनकम जनरेट होने के बाद अपनी जरूरतों को मैं पूरा कर ले रहा हूं। कृषक भी उस अपनी जरूरत को दूसरे तरीके से पूरा कर रहा है, तीसरा व्यक्ति तीसरे तरीके से कर सकता है, लेकिन जरूरतें पूरी हो रही हैं, जरूरतें पूरी की जा रही हैं। बहरहाल बात आती है कि ये जो क्रियाएं थी वो आर्थिक क्रियाएं थी। तो आर्थिक क्रियाएं होती कौन सी हैं, या आधारभूत उसको कहा जाता है कि आधारभूत आर्थिक गतिविधियां। अब ये गतिविधियां कौन सी होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। तो आधारभूत जब गतिविधियों को समझ लेंगे, तो उसके बाद जो अर्थव्यवस्था की समस्या है, केंद्रीय समस्या, वो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पर यह कहा जाता है, सबसे पहले एक सवाल होता है कि आधारभूत आर्थिक गतिविधियां कौन सी हैं। आधारभूत आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, आधारभूत आर्थिक गतिविधियां। अब ये आधारभूत आर्थिक गतिविधियां कौन सी हैं, इनको समझना जरूरी है। तो 3 बातें इसमें याद रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात, उत्पादन। उत्पादन किसका? तो वस्तु और सेवा का। ठीक है, उत्पादन के बाद क्या होगा? विनिमय होगा। ठीक है, विनिमय अर्थात लेन देन। मुझे क्या चाहिए, मैंने आपसे पैसे से खरीद लिया। पहले वस्तु विनिमय चलता था, और याद हो तो हमने बात किया था कि मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे आटा चाहिए और आपको चावल चाहिए, लेकिन चावल का मूल्य ज्यादा है, आटे का मूल्य कम है। अब हम कैसे आदान प्रदान करें? तो किसी ना किसी एक को घाटा होगा और किसी एक को नुकसान होगा। तो बीच का मार्ग निकाला गया और मुद्रा बीच में आ गई। मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मुद्रा आई, और मुद्रा के आधार पर हमने वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य निकाल लिया, और फिर क्रय विक्रय करना शुरू कर लिया। तो विनिमय यहां पर दूसरा है, किसका? वस्तु और सेवा का। अब बात आएगी कि ये तो बात ठीक है, फिर यहीं पर बात आती है उपभोग। किसका? हम किसका उपभोग करते हैं, या तो वस्तु का या सेवा का। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने एक बात तो समझ ली
कि तीन तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। मानव की तीन तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। या तो हम उत्पादन करते हैं वस्तु या सेवा का, और उत्पादन करने के बाद विनिमय करते हैं और फिर उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, इस मोबाइल का उत्पादन हुआ है, उत्पादन हुआ अर्थात एक वस्तु है, फैक्ट्री में उत्पादन हुआ, इसको मैंने खरीदा। कैसे खरीदा? मुद्रा दे करके, विनिमय हो गया। और जब खरीदा तो इसका मैं उपभोग कर रहा हूं, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो तीनों जो क्रियाएं हैं इसको कहा जाता है, यह आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, अब जो आधारभूत आर्थिक गतिविधियां हैं इनमें से हमें यह भी समझना पड़ेगा, संसाधनों की कमी है। ठीक है, और संसाधनों की कमी है तो आर्थिक गतिविधियों का संचालन हम कैसे करें? तो यहीं पर बात यह आती है कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां तो हमारी हैं, ठीक बात है, लेकिन इन आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? संसाधन होने चाहिए। हमारे पास संसाधन होने चाहिए। तो संसाधन हैं, ये सीमित हैं, हमने पहले भी बात कर लिया। और जब सीमित है तो हम क्या करेंगे? हमारे सामने दो बातें आएंगी। एक तो कि इनका चयन कैसे किया जाए। जब कमी है तो चयन की समस्या होगी। किस चीज की? तो यहीं पर बात होगी चयन की समस्या हमारे सामने है कि किस वस्तु का चयन करें, किस वस्तु का उत्पादन करें। ठीक है, संसाधनों की कमी, आप यहां पर इसको ऐसे कर लीजिए, कमी है, और कमी है तो फिर हमारे पास चयन की समस्या है। और जब चयन की समस्या है तो यहीं पर एक बात निकल करके आ रही है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं यहीं से आ रही हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं क्या, इसको समझ लीजिए। तो ये कहा जा रहा है जब हमारे पास चयन की समस्या आ रही है तो फिर अब हम कैसे करेंगे? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं अर्थात सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहती है कि पहली बात इसमें आती है, हालांकि ये अंतिम नहीं है, जो अभी तीन बातें हम समझेंगे वो अंतिम नहीं है। किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो यहीं पर एक बात हो गई, यहां पर लिख देता हूं, अर्थव्यवस्था की, अब ये हमारा मेन हेडिंग बन गया, केंद्रीय समस्या है। केंद्रीय समस्या क्या है? किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और ये उत्पादन की मात्रा क्या हो, अर्थात कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? हम कुछ खास किस्म की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, आवास, खाद्य और विलासिता की वस्तु। तो जब हम किन वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम हो सकता है कि ये सोच लें हमें आवास की जरूरत है, किसी व्यक्ति के लिए खाद्यान्न की जरूरत हो, और किसी व्यक्ति के लिए ये भी हो सकता है कि विलासिता की वस्तु की जरूरत हो, क्योंकि उसके पास पैसा है तो वो सोचेगा कि उसकी जरूरत के अनुसार चीजें उत्पादित की जाए। तो विलासिता की बात की जा रही है, विलासिता। ठीक है,
लेकिन अगर केवल आवास का उत्पादन किया जाए तो कुछ ऐसे व्यक्ति सोसाइटी में हैं जिनके पास संसाधन हैं, और संसाधन है तो उनके लिए ये यूजलेस है। खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न सबकी जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों की जरूरतों की पूर्ति हो चुकी है, वो अपनी पूर्ति करने में सक्षम है। आबादी का कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि वह अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब जब नहीं कर पा रहा है तो फिर कौन करेगा और कैसे करेगा? तो खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन तो मस्ट है, इसका उत्पादन होना चाहिए, सबकी जरूरत है। अब एक व्यक्ति इन सबसे ऊपर उठ गया है, उसे दिल्ली मेरठ हाईवे पे कम से कम 120, 200 और 300 की स्पीड से गाड़ी चलानी है। उसकी बाकी सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं। बगल वाली सीट फुल है और बढ़िया गाना चल रहा है, किसका? अब आप लोग अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। गाड़ी की रफ्तार है, बगल वाली सीट फुल है, पीछे वाली सीट पर कोई नहीं है, और सोचिए रात का, शाम का मौसम है, नज़ारा भी एकदम बढ़िया है। फिर क्या होगा ये आप लोग सोच लीजिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को इन सब से क्या मतलब है। उसको क्या चाहिए कि जो कल्पना अभी आपके जहन में आया, जो मैंने कहा, वो सारी चीजें तो तब पूरी हो पाएंगी जब कार का उत्पादन किया जाएगा। कार क्या है? विलासिता की वस्तु है, और वो भी कौन सी? वैगनार 800 थोड़ी चाहिए, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, या पोर्च कार चाहिए। हो सकता है कि लैम्बोर्गी हो, या किसी व्यक्ति के लिए और हो सकता है कि वो जगुआर की डिमांड करे, तो इसमें से कोई हो सकता है। तो अब किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए? क्या केवल आवास का उत्पादन किया जाए, केवल खाद्यान्न का उत्पादन किया जाए, केवल विलासिता की वस्तु का उत्पादन किया जाए, या जितनी मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में उत्पादन किया जाए? एक तो ये बात है, ठीक है। अगली बात ये आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। हम उत्पादन तो करेंगे, किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे? मान लीजिए हमने सुनिश्चित कर लिया कि हमें विलासिता की वस्तु अर्थात यहां पर कार का उत्पादन करना है। थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। तो अब ये बात होगी ना कि उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, तो यहीं पर बात आएगी, ठीक है, कि हम दो काम कर सकते हैं। मशीन का प्रयोग कर सकते हैं और श्रम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर केवल मशीन का प्रयोग करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या होगी, और अगर केवल श्रम का प्रयोग करेंगे तो गुणवत्ता से समझौता होगा, लागत अधिक होगी। तो फिर करें क्या? अब हमारे पास विकल्प क्या है? तो विकल्प यही है कि भैया इन दोनों में हमें सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। और सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? देखिए, उत्पादन कैसे किया जाए, मशीन का या श्रम का? तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि दोनों का सामंजस्य हम बिठा सकते हैं, ठीक है। हालांकि अब ये बाद की बात है। तो यहां पर उत्पादन कैसे किया जाए, ये दो बातें हमने समझ लिया। अगर मशीनों से किया जाए बेरोजगारी की समस्या होगी, अगर केवल श्रम का प्रयोग किया जाए तो गुणवत्ता, और गुणवत्ता के साथ साथ उसकी लागत अधिक आएगी, गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बेरोजगारी भी नहीं देनी है अर्थव्यवस्था में, और हमें क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तीसरी बात यहीं पर आती है कि भैया हम उत्पादन कैसे करें, ये तो हमने सोच लिया, लेकिन किसके लिए किया जाए? क्या सभी उपभोक्ताओं के लिए किया जाए या किसी एक के लिए किया जाए?
तो यहां पर अगली बात आती है कि किसके लिए उत्पादन। ठीक है, तो किसके लिए, अर्थात यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी के लिए समान किया जाए या जिसकी जैसी जरूरत है उसके अनुसार किया जाए। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सबकी जरूरतें समान तो है नहीं और सभी व्यक्ति समान नहीं है। दोनों बातें हैं। सभी व्यक्ति भी समान नहीं है और सबकी जरूरतें भी समान नहीं है। तो यहां पर यहीं से एक बात आती है कि जैसे यहां सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा ये सभी की जरूरत है, स्वास्थ्य सभी की जरूरत है। ठीक है, आवास यह सभी की जरूरत है। ठीक है, अब इनको सुनिश्चित करने का काम करेगा कौन? तो यहीं से अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप का जन्म हो जाता है और विश्व में जो अर्थव्यवस्थाएं देखी जाती हैं इन्हीं केंद्रीय समस्याओं का ध्यान रखते हुए उनकी स्थापना होती है और आगे बढ़ता है, पूरा ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो अब बात आती है कि दरअसल हम जो 3 बातें समझ रहे थे वो 3 बातों का सार क्या है। तो 3 बातों का सार ये है कि सीमित संसाधनों का प्रयोग करके या संसाधनों का निवेश करके हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे करें, यही इसकी केंद्रीय समस्या है। तो केंद्रीय समस्या अब क्या हुई? केंद्रीय समस्या इसकी यह हुई कि सीमित संसाधनों का प्रयोग कर हमारी जो आवश्यकताएं हैं, कैसी आवश्यकताएं हैं, अंतिम जो अंतिम जो वस्तु है उसका उत्पादन करें और उसका वितरण, सेवाओं का वितरण कैसे सुनिश्चित करें। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ठीक है, ये दरअसल यह अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्या है ये? यही केंद्रीय समस्या है। यहां पर हमने टुकड़ों में बांट करके देखा और यहां पर संक्षेप में हमने समझ लिया कि दरअसल ये क्या है। अब इन बातों को समझने के साथ साथ अब बात ये आती है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन किया कैसे जाए। ये तो बात हमने समझ ली कि हमें करना क्या है, सीमित संसाधन है उसका प्रयोग किया और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का हमने उत्पादन किया, उसका वितरण करना है, सभी को वितरण करना है। और वितरण करना है, जरूरतें अलग अलग हैं लेकिन वितरण करना है। कुछ ऐसी जरूरतें हैं जो सबकी समान है। तो इसके लिए एक और बात आई कि आर्थिक क्रियाओं का आयोजन कैसे किया जाए, मतलब ये सारे कार्य कैसे किया जाए, इसके लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। यहीं पर बात आती है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, आर्थिक क्रियाओं का आयोजन। ठीक है, आर्थिक क्रियाकलापों का कह सकते हैं या आर्थिक क्रियाओं का आयोजन। कलापों का आयोजन, ठीक है, ये कैसे किया जाए। तो आयोजन के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, 3 बातें। एक को कहा जाता है कि
हमें क्या बाजार पर छोड़ देना चाहिए? अगर बाजार पर छोड़ दिया जाए तो उसको हम कहेंगे कि यह बाजार बाजार अर्थव्यवस्था है या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। तो यही कुछ लोगों का, कुछ जो विद्वान हैं उनका कहना है कि बाजार पर ये बातें छोड़ देनी चाहिए, और बाजार पर जब ये बातें छोड़ी जाएंगी तो यहीं पर हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जिसे आप मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, और इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कह दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि इस कार्य को करने के लिए सरकार को दे देते हैं जिम्मेदारी। तो यहां पर सरकार की बात आती है, क्योंकि कुछ ऐसी जरूरतें हैं जिनको पूरा करना जरूरी है, और समाज का एक तबका ऐसा है कि वो उन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, उसके पास संसाधन नहीं है, और संसाधन नहीं है तो फिर कैसे करेगा? तो इसके लिए सरकार ये निश्चित करे, कुछ लोगों ने ये कहा कि सरकार यह निश्चित करे कि किसको क्या देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो यहीं पर जब सरकार की बात आती है तो केंद्रीकृत योजना, आप ऐसे कह सकते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध, क्योंकि योजना बनाई जा रही है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो सरकार केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? केंद्रीकृत है, योजनाबद्ध है, और इसको हम कह रहे हैं यह अर्थव्यवस्था है। इसका उदाहरण कहां पर देखने को मिला? तो चीन में हमें देखने को मिला। चीन केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इसका उदाहरण है। ठीक है। अब बात आई कि भैया केवल सरकार तो नहीं कर सकती। क्या केवल सरकार सबकी जरूरतों को पूरा कर सकती है? उसके पास संसाधन सीमित है। संसाधन सीमित होने के साथ साथ उसकी जरूरतें और भी तो हैं, उसके अन्य कार्य भी तो हैं। तो केवल सरकार नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर एक और संकल्पना आई, और ये कहा गया कि जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं, दरअसल वह न तो पूरी तरह से बाजार अर्थव्यवस्था है और न ही केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार की भूमिका है। सरकार बताएगी कि सरकार उन लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी जहां पर जरूरत है कि उनको शिक्षा देना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार ये निश्चित करेगी, सरकार बताएगी कि क्या करना है। लेकिन केवल अगर सरकार बताएगी तो उसमें समस्या है, बाजार नहीं होगा, और बाजार नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। आप सोचिए कि मुखर्जी नगर में या जहां कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पर अगर 10 स्टूडेंट एक साथ बैठ करके पढ़ाई करें तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो सब में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है कि मुझे भी सिलेक्शन लेना है, मुझे भी सिलेक्शन लेना है, मुझे पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के लिए संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, और साथ ही साथ नॉलेज गेन करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और उसके लिए हो सकता है कि कोई स्मार्ट वर्क करे, कोई ट्रेडिशनली लेकर के चले, कोई किताबों का प्रयोग करे, कोई एडुटेक पर जाए, और कोई मेंटोर रखे। ये अलग अलग सबकी रणनीति हो सकती है, लेकिन मेन गोल यही है कि उसे सफल होना है, और सफल होने के साथ साथ वो वहां पर देखेगा, मतलब सभी विद्यार्थी देखेंगे, प्रतियोगी देखेंगे कि वहां एक प्रतिस्पर्धा क्रिएट हो गई है, अर्थात इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। तो यहां पर उसकी समस्या देखने को मिलेगी। तो जब ये स्थिति देखी गई तो यहां पर एक और आया है, उसको कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अर्थात न तो ये पूरी तरह से बाजार अर्थव्यवस्था होगा, बाजार अर्थव्यवस्था, और न ही पूरी तरह से केंद्रीकृत होगा, केंद्रीकृत होगा। दोनों का मिश्रित रूप होगा, इसीलिए इसे कहा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। कैसी अर्थव्यवस्था? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ये बात यहां पर समझ में आ गई। तो अब यहीं से
इन बातों की शुरुआत हो जाती है कि दरअसल बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो किस पर काम करती है। तो अगला जो हमारा यहीं पर हेडिंग होगा वो होगा बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब सोचिए बाजार अर्थव्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या बातें होंगी, ये अगली क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी। पुनः आप सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगली क्लास में मिलेंगे और आगे की जो बातें हैं उसको पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।